बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमाइल खान और आप देख रहे हैं इसमाइल खान पॉडकास्ट। आज बात तोशाखाना केस की, साइफर केस की करेंगे और वो एक प्रोसेस की बात करेंगे जो हमारे मुल्क में बहुत पहले से चल रहा है। मतलब इस मुल्क में जब कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो शायद उसके साथ ये लिख दिया जाता है उसके कानून में, आइन में कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से उतरेगा ना तो उसको मुद्दत पूरी करनी दी जाएगी और उसकी सज़ा भी पहले से लिख दी जाती है। अगर हम तारीख़ में पहले जाएँ तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, किसी को बम से उड़ा दिया जाता है, किसी को फांसी दे दी जाती है, किसी को मुल्क बदर कर दिया जाता है और अब एक नई मिसाल कायम हुई है कि 14 साल और 10 साल की सज़ा सुना दी गई। ये प्रोसेस कब ख़त्म होगा, आज इस पे बात करेंगे। आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, ये जो सज़ाएँ हुई हैं तो इससे का इफ़ेक्ट होगा इलेक्शंस पे और जो इकॉनमी चल रही है, जो इंस्टेबिलिटी चल रही है, उसका क्या असर होगा। उसके लिए आज हमने एक जर्नलिस्ट, इकोनॉमिस्ट हुज़ैफ़ा भाई को बुलाया है। थैंक यू आप आए। सर पहले तो ये बताइए कि एक वज़ीर-ए-आज़म ही क्यों इस मुल्क में सज़ा याफ़्ता होता है? मतलब उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। जब वो ताकत में होता है तब कोई गलती उसकी नज़र नहीं आती, लेकिन जब वो ताकत से उतरता है तब हर कुछ उसके खिलाफ हो जाता है। तो ये प्रोसेस कब ख़त्म होगा और ये क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई, आपने मुझे यहाँ पे दावत दी, यहाँ पर आपसे बात करने के लिए। देखें इस्माइल भाई, दुनिया भर में ना जो जमहूरी स्ट्रक्चर होता है उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है और उसकी, जिसे कहते हैं ना, एक बुनियाद रखी जाती है। जैसे उस स्टेट के ऊपर एक नया सिस्टम लाया जाता है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि जो कि अभी आपने बात की कि वज़ीर आज़म जो है उनको सज़ाएं दी गई, या फिर वो जब इक़्तिदार से निकलते हैं तभी उन्हें क्यों रगड़ा लगता है, इक़्तिदार से पहले क्यों नहीं। तो ये बदकिस्मती इस मुल्क की रही है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद कभी रखी ही नहीं गई, जो कि जमहूरियत का, जिसे कहते हैं ना, एक बुनियादी सतून में से एक है अकाउंटेबिलिटी, जिसको हम अक्सर मीडिया या कोई और चीज़ें कह देती है। मीडिया होता ही बेसिकली अकाउंटेबिलिटी का एक नाम है। तो वो बदकिस्मती से, आपको पता है, ना साफ़त उस तरह की है, ना वो चीज़ें जिनका बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी को मैच्योर करने में। उसके बरक्स हमारा पड़ोसी जो हिंदुस्तान है, उसकी खुशकिस्मती कह लें, हमारी बदकिस्मती कह लें, क्योंकि हमारे पास जो था एक ही बंदा था, वो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कहते हैं कि एक तरफ जिन्ना थे, दूसरी तरफ मौलाना आज़ाद, नेहरू, गांधी, सब एक तरफ थे और दूसरी माउंटबेटन भी दूसरी तरफ थे। तो हमारे पास एक ही, जिसे कहते हैं ना, एक ही बंदा था जो कि हमारे पूरे निज़ाम को, जैसे कौम को उम्मीद थी, वो अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। बरअक्स उसके हिंदुस्तान के पास ज़ाहिर है गांधी भी रहे, गांधी को कुछ टाइम बाद ज़ाहिर असैसिनेट जो कर दिया गया, लेकिन नेहरू थे, फिर मौलाना आज़ाद थे। उन्होंने, अगर आप देखें, उस टाइम जो बुनियादें रखी अपने कानून की और किस तरह उन्होंने अपने जमहूरी स्ट्रक्चर को मैच्योर किया। मैं इस तरह के कई पेपर्स हैं जो कि वर्थ रीड हैं, जिसमें कहा जाता है कि नेहरू ने किस तरह फौज को सियासत से साइड पे किया, जो कि एक ज़रूरी सी बात थी। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही कि सिकंदर मिर्ज़ा कह लें या मलिक गुलाम मोहम्मद कह लें, वहीं से सारे मामलात हमारे बिगड़ने शुरू हो गए थे। जब एक ऐसा गवर्नर हम पर इम्पोज कर दिया गया पूरी कौम पर, जिसको, जो ना मेंटली फिट था ना फिजिकली किसी लिहाज से फिट था, हमने उसको लगा ही रखा। और बहाना देखिए क्या बहाना बनाया गया। बहाना ये बनाया गया कि उनकी एक रिश्तेदार जाती हैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन के पास, वो शरीफ आदमी थे, वजीर आजम थे। उन्हें कहा गया कि इसको ना हटाना, ये मरीज है और ये मर जाएगा, अदरवाइज अगर इसको आपने हटाया तो ये मर जाएगा। अंदाजा करें इस मुल्क में ये होता रहा है कि वो आके रिक्वेस्ट कर रही है कि इसको ओहदे से इस वजह से ना हटाना कि मर जाएगा इस डिप्रेशन में। उस बंदे ने फिर इस मुल्क के साथ क्या किया, कितने वज़ीर आज़म उसने बदले। उस पर नेहरू ने कहा था, इतनी जल्दी मैं अपनी धोती नहीं बदलता जितनी जल्दी यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान में बदले जाते हैं। ये इब्तिदा थी आपकी। फिर उसके बाद आपके सियासतदानों ने जो नेक्सस बनाया, उसमें अयूब खान को उन्होंने कहा कि सर आप आए। अयूब खान भी आ गए। अयूब खान का जो दौर था हमारे सामने, जो फातिमा जिन्ना के साथ हुआ, जो तज़हीक हुई है। तो मैं, लिहाजा वो बात करने का मेरा मकसद है कि बुनियादें हमारी जब गलत रखी गई हैं तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी इस तरह मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। इसमें एक सवाल तो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमतें बनाती है, तोड़ती है, कंट्रोल करती है सब कुछ। एक सवाल ये पैदा होता है कि जो हम भी पूछते हैं और लोग भी हमसे पूछते हैं कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है इस मुल्क में? मतलब अदलिया भी उनके सामने बिक जाती, मतलब अगर आप देखें तो हर दौर में अदलिया उनका रोल प्ले करती है। नवाज शरीफ के दौर में आप देखें लाख इख्तिलाफ होगा, लेकिन आज वो बातें निकल के आ रही हैं कि उनके साथ भी गलत हुआ था। फिर उससे पहले भी जाए तो ये सब चीज़ें अदलिया एक रोल प्ले करती है, अदलिया फिर मीडिया। तो वो क्या चीज़ है जो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है, और क्या इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी वीकनेस है, या वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे पॉलिटिशियंस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 70 साल में हम पॉलिटिशियंस को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर सके?
देखिए, हिंदुस्तान की जो वही मैंने आपको मिसाल दे दी ना कि नेहरू ने उसकी बुनियादें रख दी थी इस तरह। अगर मैं आपको वो बागबान पेपर्स का तज़किरा करूँगा, आपको बहुत से मिल जाएँगे कि नेहरू ने किस तरह क्या-क्या उसमें इक़दामात किए कि उसने फ़ौज को सियासत से अलग किया। फ़ौरन ब-फ़ौरन उसने क्या किया कि फ़ौज के अंदर जो एक मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप कोई भी होता है, उसको उसने साइड पे करने के लिए फ़ौज को डाइवर्सिफ़ाई किया। फ़ौज को उसने डाइवर्सिफ़ाई किया, उसने क्या कहते हैं, जो उनके रिटायर्ड जितने भी ऑफ़िसर्स उसको शक होता था कि कू लगा देंगे, नेहरू उनका ट्रांसफ़र कर देता था, किसी को एम्बेसडर बना के भेज देता था और कहते हैं कि साल से ज़्यादा किसी एक को एक पोज़ीशन में टिकने नहीं देता था। तो पहले मैं वही बात करूँ ना कि हमारी बदकिस्मती ये कि कायद-ए-आज़म का भी हालाँकि कहा था कि सिविलियंस जो है वो पॉलिसी हुँ। बनाएँगे, लेकिन नहीं होता। और देखें, दुनिया भर में एस्टेब्लिशमेंट होती है, फ़ौज हर मुल्क की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क की फ़ौज है तो ऑब्वियसली बड़ा रोल है फ़ौज का, कुर्बानी है, सब कुछ है। अब मसला मैं वही आपसे सवाल जो आपने अर्ज़ किया, इसमें 2 बुनियादी चीज़ें हैं। अगर आप देखें, आया इसमें जो आपने बात की कि सियासतदान और जुडिशरी, ये बदकिस्मती से ना इन दोनों का नेक्सस बना हुआ है। मैं मिसाल देता हूँ, जब ये था जस्टिस मुनीर था ना, उससे अयूब खान ने पूछा, भाई मैं क्या करूँ? हमारे अंदाज़े करें ना तो जस्टिस मुनीर ने कहा, आपको क्या ज़रूरत है अपना कानून इस तरह करने की, मतलब सख्ती से करने की? आप वो काम करें जो यूनानी करते थे कि पब्लिक एक क्लेम ले लें, एक रेफरेंडम सा करा लें। मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, और इस मुल्क में जितने भी कूच हुए हैं, क्या पीसीओ के तहत इस मुल्क में जजों ने नहीं काम किया? सब ने किया। सब ने मिल बाँट कर अपना, जिसे कहते हैं ना, इस मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने में उनका रोल है। हम खाली जर्नैलों को तो बुरा भला कह रहे होते हैं, हुँ। जो कि हम परवेज़ मुशर्रफ, ज़िया-उल हक इन सबको कह रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम अदलिया की तरफ नहीं आते कि भाई उन्होंने क्या किया। उसी तरह सियासतदान है, सियासतदान आपको इस तरह के भी मिल जाएँगे। आज कुछ कह रहे होते हैं, फातिमा जिन्ना की बात कर रहे होते हैं कि अयूब खान के खिलाफ उनके साथ देखें कितना गलत हुआ। मज़े की बात, उन्हीं के वालिदैन कुछ इस तरह के थे जो अयूब खान की साइड पे थे। आज वो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं। तो ये बदकिस्मती, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि दोनों जो चीज़ें ना, इन दोनों ने, जज, सियासतदान, इन दोनों ने आपकी फ़ौज को उसके एंगेज किया सियासत में। जब खला पैदा हो रहा था, आपका काम था कि आप मलिक गुलाम मोहम्मद के ऊपर आप अपना काम हटाते, कहते भाई हमने आइन बनाना है, इस मुल्क को चलने दो। ना इस मुल्क का आइन बनने दिया गया, करारदाद मकासद आई, वो जिस तरह आई वो हमारे सामने है कि उस पर भी कंसेंसस नहीं हो सका। नॉन मुस्लिम जो थे एक तरफ थे, मुसलमान दूसरी तरफ थे। हालांकि इट्स अ वेरी साउंड डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर कहा जाए कि उस टाइम अगर उनको कन्विंस कर लिया जाता है कि इंक्लूसिव किस्म का, जो कि सही इस्लामी जमहूरी डॉक्यूमेंट था, वो बन सकता था। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, जब एक चीज़ की आप बुनियादें इमारत की गलत रखते हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे भी वो सीधी जाएगी। उसने निज़ाम को आपके ख़राब करके रख दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट मतलब गलती तो इन सब की है, लेकिन अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्गर रोल तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट का ही है, क्योंकि अगर कोई जज उसको तब्दील करना चाहता है या कोई पॉलिटिशियन उसको तब्दील करना चाहता है या सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करता है, तो या तो उसको उठा लिया जाता है या तो उसको मार दिया जाता है। तो आप उनसे ये तो गिला नहीं कर सकते कि यार वो करना नहीं चाहते, लेकिन एक हद के बाद उनको वो चीज़ करने भी नहीं दी जाती। मतलब अगर मैं किसी जज की बात करूँ, तो अगर कोई ऐसा फैसला देता है तो अगले दिन हमें सुनने को मिलता है कि वो कोविड में फ़ौत हो गया, या फिर कोई वज़ीर-ए-आज़म उसको कुर्सी से उतार दिया गया या उस पे केसेस बन गए। तो ये प्रोसेस वो करने नहीं देना चाहते, या वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा आए, वो करने ही नहीं देना चाहते। देखें, हर इदारे की ना एक साइकी होती है। अब किसी के पास भी, और ख़ास तौर पे बरसगीर का खित्ता इस तरह का है कि मैं वही कहता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जिस तरफ ज़्यादा होगी, वो पागल नहीं है कि वो कहेगा कि मैं छोड़ूँ अपनी ताकत। कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। आप 18वीं तरमीम से ले लें, आपके आइन में कहा गया है लोकल गवर्नमेंट ज़रूरी है। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहेंगी कि हो? नहीं चाहेगा। एमएनए का काम कानून साज़ी है, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं सड़कें, पुल-शुल बना दूँ, हालाँकि उसका काम नहीं है, काम लोकल गवर्नमेंट का है। मैं वो बात कर रहा हूँ, ना मैच्योर होने इसको सियासतदानों ने दिया। ज़ाहिर है, जहाँ पे पावर जिसके पास होगी वो क्यों छोड़ेगा? अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, जो खान साहब एक मौक़िफ़ रखते हैं कि मैं इन पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बैठूँगा। क्या ये चीज़ एस्टेब्लिशमेंट को और स्ट्रॉन्ग नहीं करती? सर देखें, नहीं करती। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, लोग अक्सर दफ़ा मेरी बात का बुरा मना जाते हैं कि खान साहब कहते हैं कि जी मैं मुज़ाकरात कर लेता हूँ, बीएलए के साथ कर लूँगा, मैं सिंधु देश वालों के साथ कर लूँगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूँगा। इस्माइल, मेरी एक बात याद रखें कि जो करप्शन होती है ना, वो इकबाल कहते हैं, उनका फ़ारसी में एक है जिसका उर्दू में रफ़ली ट्रांसलेट इस तरह होता है कि वो कहते हैं कि फ़कीर की भूख उसकी जान ले लेती है, सुल्तान की भूख मुल्क और मिल्लत खा जाती है। ठीक है? इसके ऊपर बेइंतहा किताबें, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन है कि किस तरह एक मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, फाइनेंशियली आप रगड़ के रख सकते हैं। आप उसको कंट्रोल करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्ज़ी की बनवाएँ उससे। ठीक है? यही हमारे यहाँ साथ होता रहा है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, दोनों दहशतगर्दी हैं। एक माशी दहशतगर्दी है, एक दूसरी इंसानी दहशतगर्दी है। जो आम दहशतगर्द होता है वो बम लेके जाएगा, कितने बंदे मार देगा, लाख 2 लाख मार लेगा, या अमेरिका का कह लें, हिरोशिमा नागासाकी वाला कह लें,
कितने बंदे वो मार देंगे। जो करप्शन होता है ना वो नस्लें आपकी खींचता है पकड़ के, जो कि हमें समझ नहीं आती। इदारों की तबाहली हो गई, ये सारा कुछ हो गया, ये क्या है हमारे सामने? करप्शन है। देखें इस पे क्या होता है, लालच ही होती है आपके यहाँ। किसी को लालच है कि भाई देखो मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे इक़्तिदार मिल जाएगा। हर बंदा तो आपके यहाँ बिकने पे आया हुआ है। जो अब जिसके लिए जिस कौम में लोग बिकने पे आए हो, आप इब्तिदा ले ले, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, टीपू सुल्तान था, किसने उसको गद्दारी की? आपके अपनों ने की। ठीक है, आपके अपनों ने क्यों की? आपके अपने हालांकि अच्छे खासे अमीर थे, लेकिन और ताकत और पैसे की जो लत थी, उन्होंने कहा कि अच्छा सही है, अंग्रेज है, उन्होंने किया। अंग्रेजों ने वही आपके जो राय अहमद खान खरल है उनके साथ ये किया। और अब इस तरह की मिसालें आपको मिल जाती हैं। आपके अपनों ने आपको दगा दी, क्यों दी? ओहदा, ताकत, पैसा। तो इस रोड का तो कोई एंड ही नहीं है जब तक एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, एक पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल नहीं समझेंगी कि यार हम सुपीरियर पावर हैं। एक वजीर आजम सबसे बड़ा ओहदा रखता है इस मुल्क में, लेकिन जब तक वो ये चीज़ नहीं समझेंगे, आज भी अगर मैं मुस्लिम लीग नून की बात करूँ तो वो आज भी यही समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा ओहदा उन्हीं का होता है। वो आज भी इसी माइंडसेट से हुकूमत में आना चाहते हैं। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि आवाम को रिप्रेजेंट करती है वो इस सोच के साथ आएगी, तो फिर आपको नहीं लगता कि ना तो कभी आवाम के काम होंगे, ना तो, और कल को उनका फिर कोई क्लैश आता है। वो 1% इमरान खान को तो उन्होंने बचा के रखा हुआ है अदालत में। उन्होंने जो 1% इसलिए बचा के रखा हुआ है ताकि नवाज शरीफ को डरा के रख सकें कि अगर आपका हमारे साथ कोई क्लैश हुआ तो हम इमरान खान को उठा के ले जाएंगे। लेकिन जब तक ये पॉलिटिशियंस नहीं समझेंगे कि यार हमें एक, क्योंकि अब आप देखें जब वो जनरल बाजवा और वो आपस में मिलके वो जब कमांड हुई थी और बैठ गए थे, तो अमीर साहब ने एक पोस्ट भी की थी कि यार ये सियासतदानों को सीखना चाहिए कि यार उनके जितने भी इख्तलाफ हो लेकिन वो एक वक्त में साथ बैठ जाते हैं। तो किसी पॉइंट पे तो इनको साथ बैठना होगा ताकि अवाम को रिप्रेजेंट कर सके। देखें इस्माइल, मैं वही बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेट सी बात है कि जमहूरियत में और सियासत में एक चीज़ होती है, सियासत जो है ना अम्बिया का पेशा है। ठीक है, आप हज़रत मूसा के साथ उनके वज़ीर हज़रत हारून देख लें, आप देख लें उसमें अगर हज़रत यूसुफ की बात करें, उनको अल्लाह ने किस तरह मिस्र में ताकत दे दी, एक मिनिस्टर बन गए। कहा यह जाता है वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट था, और बादशाह ने कहा कि सारे मामला आप ही चलाएंगे, मैं सिर्फ एक अपना मोनार्कियल रूल रखूंगा। बात करने का मकसद ये, जो पेशा जो अम्बिया ने इख्तियार किया, इतना मुकद्दस पेशा जिसको हमने अब एक जलालत बनाया हुआ, अनफॉर्चुनेटली गलत नाम से वो कातिल करते हैं। किसी के सामने कोई क्या मैं सियासतदान बनूंगा, सबसे पहली चीज आती है कि 2 नंबरी करेगा, करप्शन करेगा। जिस कौम के लिए, जिस मुसलमान कौम के लिए एक मुकद्दस पेशा होना चाहिए, वो कहती साइड पे करो। पहली तो सर ये बात होगी। दूसरा ये इस्माइल, देखे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आना होगा ना तो एक कंसेंसस आना चाहिए सियासी पार्टियों में, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बगैर आप नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुने, अगर सियासी पार्टियां बैठ रही हैं उनमें जितने 2 नंबर हैं, ठीक है, वो कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करेंगे। जो बंदा करोड़ों रुपए के ठेके खा रहा है, वो उसको करोड़ों रुपए की हॉर्स ट्रेडिंग की ऑफर होगी, वो क्यों नहीं करेगा? आपको लगता है वो आपका निजाम स्टेबल करके रख सकेगा? नहीं रख सकेगा। वो फिर से वही 2 नंबरियां करेगा, बोलेगा आपके सामने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जब उसको इक़्तिदार से ठोटे मार के निकालेंगे फिर कहेंगे कि जी डेमोक्रेसी ये सारा कुछ जरूरी है। करता कौन है? तो मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ, होना जरूर चाहिए। हाँ, अलबत्ता अलबत्ता जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाली अकाउंटेबिलिटी, वो नहीं होनी चाहिए। मैं मिसाल ले लें, आपकी ईस्ट पाकिस्तान जो टूटा, आपकी सबसे बड़ी मिसाल है हुसैन शहीद सोहरावर्दी के पास आपकी अवामी लीग थी, और उसके बारे में कहा जाता है हुसैन शहीद सोहरावर्दी के बारे में कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इनकरप्टेबल पीपल। ठीक है, और पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान सारा कुछ था उनका। अयूब खान साहब का दौर आता है, एब्डो और बरोडा लॉज आते हैं, वो कर देते हैं उनको फारिग। हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब की डेथ हो जाती है, अवामी लीग आ जाती है मुजीबुर रहमान के पास। क्या होता है, मुजीबुर रहमान कहता है भाई मैं तो नहीं सुनूंगा, हालांकि वो नकात लेके आता है और सारी बात भी करता है कि हम रहना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो जज्बाती जुनूनी जो लीडरशिप आई उसके नीचे, हुसैन शहीद सोहरावर्दी एक मैच्योर सियासतदान था, उसके नीचे जो दूसरी लीडरशिप आई, उसने कहा भाई ऐसी की तैसी हम कौन सुने। एक हद तक उन्होंने सुना, उसके बाद उन्होंने रेजिस्टेंस की। तो बात करने का मकसद ये है कि सियासी अकाउंट बिल्कुल एक जरूरी है, एक इमरानी मुआहदा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जो भी आप कह लें, जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे, आप उसमें अकाउंटेबिलिटी की जड़ उखाड़ देंगे। आप कहेंगे कि अच्छा चलो हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, जैसे पीडीएम आई है, नैब के केसेस माफ कराने। कौन सी जमहूरियत? जमहूरियत तो मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, इब्तिदा सियासत और जमहूरियत की होती है इस चीज से कि भाई एक फाइनेंशियल जो है चेक एंड बैलेंस रखा है। मॉरल तो बात की बात आती है, हम उस दर्जे पे भी नहीं आते। इस थोड़ा केसेस की तरफ आते हैं, तोशा खान और साइफर जो केस है, आपको लगता है कि ये
खान साहब के लिए आगे का जो वक्त है वो इससे ज़्यादा मुश्किल होगा या अब उनके लिए कोई रिलीफ आने वाली है? देखें, मैं नजूमी तो नहीं हूँ, मैं ना ये क्लेम करूँगा कि ये खान साहब के लिए आसानी है, मुश्किल है। या चलिए इसको थोड़ा सा उसको रिफेस कर लेते हैं कि कोई डील शील या कोई इस तरह की चीज़। मैं इसमें देखें, अगर आप केसेस को किसी भी मुल्क में अगर आप चला के देख लें इस तरह के केसेस को, ये मेंटेनेबल ही नहीं है। पहली बात, आप साइफर से शुरू कर लें। मैं कल परसों एक खातून सहाफ़ी की ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बात की थी, वो उनको मैं फॉलो तो नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती वो सजेशंस में इस तरह के लोग आ जाते हैं, एल्गोरिथम्स आपको दिखा देते हैं। उस तरह के एक दो और बेवकूफ़ भी लोग थे, सहाफ़ी थे, खुद को कहलाते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, कहते जी देखें सजाए मौत इस पे बनती थी, ये तो सजा फिर भी काम है। ठीक है, अब बंदा उनसे पूछे कि आप इनको बिठा लें, आप इनसे पूछें साइफर होता क्या है। ठीक है, साइफर होता क्या है, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, इनमें से 99% को नहीं पता साइफर होता क्या है। बस एक लफ्ज सुन लिया, इनसे पूछे साइफर था क्या, वो इनक्रिप्टेड कोड्स क्या होते हैं, या सीजर साइफर जो कहते हैं दुनिया का सबसे पहला साइफर आया, जूलियस सीजर वो जो रोमन एम्परर था उसके टाइम पे। साइफर क्या है, इनमें से वो भी नहीं पता किसी को। केस पे तो इनको क्या बात की बात है ना, आप जरा पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के दिखा दें, आपको कहेंगे हाँ आप आगे काम सारा करें। इनको वो भी नहीं पता। लेकिन मसला ये है कि वही मुझे बात याद आ जाती है खान साहब की, कि ना ये पढ़े लिखे ना बनने की कोशिश करते हैं, बदकिस्मती है। तो अब ये केसेस तो वो कह रहे हैं कि आगे जब हाई कोर्ट ऊपर की कोर्ट्स में जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो भी 2 साल 1 साल के बाद कह रहे हैं। इसका इलेक्शंस में कितना इफेक्ट होगा? इस्माइल देखें, इलेक्शंस में ना एक होती है, मैं क्योंकि अपनी रिलेटेड फील्ड से बात करूंगा, एक होती है पब्लिक स्पेक्ट्रम थ्योरी। ठीक है, वो होती है कि इलेक्शंस के ऊपर ना आपने जो कैंपेन करनी है उससे मुतालिक होती है। मैं कभी अगर इधर मौका मिला तो मैं आपको सामने वो फिगर भी ला के दिखा दूंगा। उसमें ये होता है कि जो पार्टी कैंपेन करती है और वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना उसको गेन कर लेती है, तो दैट विंस। ठीक है, मैं अब इस बेसिस पे ही नहीं कह रहा कि पीटीआई विल विन, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि जो स्पेक्ट्रम थ्योरी है ना, उसके मुताबिक मैं थ्योरी की बात करूँ, क्योंकि जाहिर है मैं अब ग्राउंड वर्क पे तो अभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल हर एक ने पता है कि कोई ना कोई इस मुल्क में ठप्पे लगते रहते हैं, सारा कुछ होता रहता है, मैं उस तरफ नहीं आ रहा। तो जो मैं बात आपसे कर रहा था, अगर आप कैंपेन के लिहाज से देखें, तहरीक इंसाफ अपनी कब से पहले करके बैठ चुकी है, कैंपेन पहले कर चुकी है। ठीक है, अभी अलबत्ता आप बाकी पार्टियों को देख रहे हैं, नून को देख रहे हैं, पीपीपी को देख रहे हैं। खान साहब की जो कैंपेन का टाइम था वो खत्म हो गया, उनकी जेल जाने से पहले पहले का काफी देर का। लेकिन ये कि उस बंदे ने पब्लिक को पहले पहले एंगेज कर लिया। तो इस थ्योरी, मैं थ्योरी के बेसिस पे इसमें से कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, आपके सामने कि धांधली के इल्जामात लगते रहते हैं, सारा कुछ है। मैं उस तरफ नहीं आ रहा, मैं उस बेसिस पे बात करूँ जो हमें नजर आ रहा है। आप कोई सर्वेज उठा के देख लें, आपको पता है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई वो खंबे को भी देगा वो जीतेगा। अब जिस तरह अभी बात करें लोग कि जिस उससे भला छीन लिया गया उससे क्या बनेगा। अब सोशल मीडिया टीम आपको उनकी दाद देनी पड़ेगी, इस तरह पहले नहीं था। आप एक मैसेज करें आपको कैंडिडेट का तो पता कहते है। हैं कि बल्ला ले लिया, मैं पूरा जहेज दे दिया। ठीक है, तो इस पे अभी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन अलबत्ता जो सिचुएशन नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा इतने बड़े पैमाने पे उनको रगड़ना, तरीके से आपको रोकना। तो लेट्स सी। इसमें एक और मैं कल एक सुन रहा था एनालिसिस, उसमें कह रहे थे कि जब भी अदालत का कोई फैसला आता है किसी भी लीडर के खिलाफ, तो उसके जो कोर वोटर्स होते हैं वो और उसके साथ जुड़ जाते हैं। मतलब अगर मैं किसी यूरोप की बात करूं, तो जब भी कोई अदालत भी फैसला लेती है, किसी को कहती है कि ये क्रिमिनल है, तो लोग अलहदा होना शुरू हो जाते हैं कि यार क्रिमिनल है, चोर है। लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह होता है कि जब किसी लीडर को सजा होती है तो लोग और जुड़ जाते हैं। तो इससे एक एक वजह तो ये है कि लोगों को जो कानून पे बिलीव अब नहीं रहा, ना अदालतों पे बिलीव रहा है ना कानून पे बिलीव रहा है, और कोर सपोर्टर्स हो जाते हैं। तो अदालतों को क्या रोल प्ले करना होगा और अदालतों को किस तरह आप इंडिपेंडेंट होना होगा? क्या आपको उनमें लेजिस्लेशन या क्या रूल्स अप्लाई करने होंगे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए? देखें, मैं पहली बात यही बार बार करता हूँ कि इस मुल्क को हमें जिस बंदे ने फतह करके दिया वो कोई ची वगैरह नहीं था, वो कोई फिडल कास्ट्रो नहीं था। वो एक कानूनदान था, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट था, वो आर्ग्यू करता था और वो अपनी बात मनवाता था, उसके बारे में यही कहा जाता है। और जिस बंदे ने हमें एक कानूनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से इस मुल्क को निकाल के दिया, उसने इसकी इब्तिदा इस तरह रखी थी कि भाई रूल ऑफ लॉ पहली बात होनी चाहिए। अब जजेस के पास अब हम क्या कह सकते हैं, तारीख भरी पड़ी है, कई जस्टिस मुनीर आए, इफ्तिखार चौधरी आए, करके अपना जस्टिस जो भी बशीर है, ये पहले नवाज शरीफ, ये सारे इन्होंने मैं देखें, मैं इस वजह से इस पर बात नहीं करता, क्योंकि जाहिर है अब एक मैटर जो है कोर्ट में, कोर्ट के ऊपर अब मैं बात इस वजह से नहीं करता, क्योंकि जाहिर है कानूनी पेचीदगियां होती है। जो भी एक बंदे को अपने कानूनी दायरे में रहना चाहिए। मेरा और जो स्टेट का मुआहदा है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे उसके मुताबिक पाबंद होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इस पर बात कर सकता हूँ, इस पर नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं तारीखी पर्सपेक्टिव से वो बता रहा हूँ कि देखें,
जस्टिस मुनीर आए। इस लेकिन ये नहीं है कि इस मुल्क में खाली जस्टिस मुनीर आए, इस मुल्क में कार्नेलियस जैसा एक कमाल का जज है, राणा भगवान दास जैसा कमाल का जज है। जज अच्छे भी आए हैं, बुरे भी आए हैं, लेकिन अब ये है ना कि वो ज़ाहिर है वो तादाद कम होती है आपके सामने जो दूसरे अच्छे होते हैं। तो अब ये हमारे जजेस के ऊपर है कार्नेलियस बनना है या मुनीर बनना है, वो उनकी लेगेसी है। अब एक मैं मिसाल देता हूँ, मैं वो फिर लोग कहेंगे कि मैं मजहबी साइड की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक फैक्ट है आपके सामने। जिन जज साहब ने भुट्टो साहब का डेथ सेंटेंस लिखा था, मौलवी मुश्ताक साहब गालिबन थे, उन्होंने जब लिखा था, मैं नाम अगर गलत लिया तो माजर, मेरा ख्याल है मौलवी मुश्ताक साहब ही थे। जब वो जनाजा उनका उठाया गया, आपको याद होगा, आप उस टाइम की खबरें उठा के देख लें, उनके ऊपर तमूड़ियों ने और मक्खियों ने हमला कर दिया उनके जनाजे पर, और इसी तरह उनकी वो पड़ी रही थी। मैं उस चीज़ पे बिल्कुल वो नहीं कर रहा कि अल्लाह माफ़ करे कि ये चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, इतना भारी मनसब है, इंसाफ करना, अदल करना, आप अल्लाह के, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, आप जो नायब है, आप उसका रोल प्ले कर रहे सबसे हैं। बड़ा रोल है आपका। ठीक है, जहाँ पे नहीं होगा तो फिर बेड़ा करके। इसको बहुत लोग कंपेयर करते हैं 2018-2016 से, कि जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा था वो भी इमरान खान के साथ भी हो रहा है। जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं यार, वो उस वक्त जो हो रहा था वो ठीक था। आप इन दो वाकयात को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या उसी लेवल की चीज़ हो रही है या उससे कम हो रही है, या फिर बराबर है जो उधर उस वक्त हुआ था वो सर उसके पाई बराबर भी नहीं है, उसके पाई बराबर भी नहीं। मैं आपको वजह बताता हूँ। अब आप अगर देखें, नवाज शरीफ साहब के केसेस की बात करते हैं लोग, यार आप फैसले को साइड पे रखने कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। बंदा एक क्लेम करता है, उसका बेटा गुलू मुलू साहब आते हैं टीवी पे और कहता है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्लैट साढ़े ने, ठीक है। और दूसरा उठता है, वो कहता है कि नहीं है, फिर दूसरा फिर क्लेम करता है नहीं, बहन कहती है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह करके, और फिर जब बाप आता है वो जलसे में कहता है अगर मेरी आमदन से ज्यादा असासे हैं तो तुम्हें क्या। ठीक है, मैं लेकिन फिर उनका ये भी उनका, मैं काट जी रहा जी हूँ सॉरी आपकी बात, लेकिन उनका फिर ये उसमें क्लेम आता है कि आपने उन चीज़ों पे तो हमें निकाला ही नहीं, आपने एक अकामा पे हमें निकाल दिया, तो उन चीज़ों को तो आप अदालत में साबित ही नहीं कर सके, और फिर सर देखें, वाइट कॉलर क्राइम जो होता है वो दुनिया में कहीं प्रूव नहीं होता। अब बर्डन ऑफ प्रूफ एक बंदे पे होता है। मैं इसमें बिल फर्ज है, ये फोन है, ठीक है, ये आप क्लेम कर लेते हैं या मैं क्लेम कर लेता हूँ कि मेरा है, ठीक है। अब कोई दूसरी थर्ड पार्टी उठ के आती है, वो कहती है भाई ये चोरी का फोन है, ठीक है। अब जो मैंने क्लेम किए कि ये फोन मेरा है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा क्या, या उस बंदे को प्रूफ करना पड़ेगा। मैं अपनी रिसीट निकाल के दिखाऊंगा, दुकान वाले का पता दूंगा, रिसीट नहीं, या चलो इतने बड़े घर की मैं मान भी लेता हूँ रिसीट नहीं है आपके पास, उतने बड़े फ्लैटों की रिसीट नहीं है, यार आपके पास कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जिसने परचेज सेल की। लाइटर नोट, वो कतरी खत कहते हैं कि हमने मैं वही बात करूँ, एक कतरी खत आ गया, मैं कल को किसी दोस्त से अपने एक लेटर निकलवा लेता हूँ कि भाई ये सारा फ्लैट है, ये इस तरह मैंने लिया, ये मैं फोन इस तरह लिया है, ये जस्टिफाइड नहीं है ना। मैं आपके सामने एक रिसीट लेके आऊंगा, दुकान वाले का पता दूंगा कि भाई ये रिकॉर्ड है, चेक कर लो, ये मैंने फोन लिया। अदरवाइज क्या, अगर मैं प्रूफ नहीं कर सकता, या फिर मैं आपके सामने कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं देख सकता कि इतने इतने दौर टाइम में इसका जब IMI नंबर जब ये खुला तो ये मेरे पास ही था, ये था वो था, मैं नहीं किसी भी पर्सपेक्टिव से प्रूफ कर सकता हूँ, फिर किस पे आएगा इल्जाम? मेरे पे आएगा। मैं एक चीज क्लेम भी कर रहा हूँ, मैं उधर रह भी रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि नहीं, क्यों हमसे रसीदें क्यों मांगी गई। अच्छा, इस पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ के साथ उतना ही हुआ था जितना उन्होंने रिएक्शन दिया था, पीटीआई के साथ उतना हो रहा है जितना उन्होंने रिएक्शन दिया था। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की आपको वो तकरीरें याद होंगी, वो जो गुजरांवाला में उन्होंने नाम लेके, इदारे के लोगों के नाम लेके किए थे। अब नवाज शरीफ साहब की सियासत की इब्तिदा भी उस तरह ही हुई थी। अब लोग अगर कंपेयर करें, मैं फिर वो बात लंबी हो जाएगी, उस पर जस्टिफाइड नहीं बनता। मियाँ साहब ने सियासत की इब्तिदा किस तरह की थी, हम कहते हैं ना अक्सर दफा जनरल ज़ियाउल हक के, हुआ ये था कि पंजाब हाउस में जनरल जिलानी मरहूम अल्लाह बख्शे, उन्हें गवर्नर पंजाब थे, उनके पास ना एक बंदा आया, साथ ही ये मियाँ साहब बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा जनरल साहब आपके बनने के बाद आपका सियासी जानशीन कौन होगा। उधर से एक वेटर आता है, उसने पगड़ी पहनी होती है, जनरल साहब उसको बुलाते हैं, जरा पगड़ी उठाते हैं, रखते हैं मियाँ साहब के सिर पे कि ये मेरा अगला जानशीन है, ठीक है। जो कब्र पे ज़ियाउल हक की खड़े होकर कहते हैं कि हम तुम्हारा मिशन पूरा करेंगे, आज जमहूरी बने फिर रहे हैं। आज भी जमहूरी नहीं है, आज भी वो नहीं मतलब क्लेम तो करते हैं ना, क्लेम तो करते हैं जमहूरी। क्लेम तो इस मुल्क में क्लेम तो देखें, जिस वक्त उनके साथ 2018 में उनको निकाला गया, इमरान खान आ गया, आप उन दो चीज़ों को इसलिए कंपेयर भी नहीं कर सकते कि एक पार्टी को आप पाकिस्तान में इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते। आपने उससे सिंबल ले लिया, आपने उससे उसके कारकुनान को उठा लिया, लेकिन आप इस बार वो माइंड सेट नहीं चेंज कर पा रहे हैं जो आपने 2018 में चेंज किया था। वो एक जलसे करा देना, वो मीडिया पे इमरान खान का चला देना, ये सब कुछ हुआ था, हमने देखा था, लेकिन वो माइंड सेट इस बार आप उनका चेंज नहीं कर सकते। इस पे जो ये
खैबर पख्तूनख्वा है। अब पंजाब में तो ये पीपी आईपीपीबी बन गई, ये सब कुछ बन गया। आपको क्या लगता है कि कितनी अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है पीटीआई, और पंजाब में भी कुछ सीटें ये लोग जीत जाते हैं और एक अच्छी सिचुएशन में आ जाते हैं, उसके बाद इमरान खान जो जेल में है, उसके बाद उनका क्या फ्यूचर होगा जेल में? उनके लिए आसानियां होंगी नहीं होंगी अगर वो इलेक्शंस के बाद थोड़ा बहुत पावर में आ जाते हैं? सर जाहिर सी बात है, आपके पास जब अपनी अक्सरियत आ जाती है कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, ज़ाहिर है ताकत तो आपके पास आती है किसी ना किसी हद तक। तो आसानियाँ ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, वो नहीं पता हमें आया कि सदर के थ्रू होगी माफ़ी, या कोई तरमीम हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, वो तो बात की बात है। लेकिन अलबत्ता आपकी बात ठीक है कि सुबह जो पख्तूनख्वा अगर मेजॉरिटी ले भी लेते हैं, उसमें एक और भी ड्रॉबैक है ना कि कल को कोई और गुजरा आला महमूद खान की तरह, जैसे अभी वो मुकर गया, कोई और उस तरह का मिल जाए तो उनके लिए क्या मसला है? ये भी है। अच्छा, उसमें तो फैज़ल हसन चौहान ने ये भी कहा है कि जो आज़ाद जीतेगा वो कमिटमेंट करके जीतेगा कि मैं आपका हूँ। तो आपको लगता है कि ये जब आज़ाद जो इनके खड़े हो रहे हैं, तो ये बाद में पीटीआई के ही रहेंगे या फिर इनमें भी कुछ मसले हो जाएंगे बाद में? देखें चौहान साहब ने, क्या बोलूं, जितने वो उनका इंटेलेक्ट है, मैं खैर बात ही नहीं करता, छोड़ दें। अब बहरहाल खैर देखें, जो बंदा जीतेगा ना, अब ये जो इलेक्शंस का पॉइंट है ना, ये नहीं है कि कौन इक़्तिदार में आता है। इलेक्शंस का पर्पस ये है कि किसने अपना पॉइंट बनवाया। ठीक है, अब उसमें ये है कि एक तरह का ना एक सिंबॉलिक पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह इलेक्शंस हो रहे हैं। इसमें ये नजर आया कि कोई बंदा जो क्लेम करेगा कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, मैं ये हूँ, या दूसरी जो साइड है कह रहे हैं कि हमें इक़्तिदार चाहिए क्योंकि अवाम हमारे साथ है। एक तो ये चीज़ साबित हो जाएगी। उसके जो बाद की गेम है हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह वगैरह, वो तो जाहिर है मैं एक्सपेक्ट भी करूंगा कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वही बात है कि अब जिस तरह इन लोगों का हाल हो रहा है, जिन्होंने जो लुटे थे, उनका आपके सामने है। ठीक है, उन्होंने अपनी जो बची कुची इज्जत थी वो भी गंवाई, और खुद को अल्लाह माफ़ करे वो ये समझ बैठे कि नहीं जीते तो हम अपने बलबूते पे। इमरान खान कौन होता है? अब मिसाल ले लें राजा रियाज साहब की। अभी कौमी असम्बली में जैसा बंदा बात कर रहा था, तलीम की जी ज़रूरत है, हमें तलीम हमने ये करनी है। तो यार अगर इस तरह के लोगों को आप बिठा लें असम्बलियों में, उसको बैठने की इस तरह के लोगों की उधर तमीज़ नहीं, आप उधर जाके देखें, आप कहेंगे यार ये हमारे नुमाइंदे, ये लोग हैं। और आगे क्लेम क्या करते हैं, जी हम अपने हल्के से वोट लेके, किस वजह से लेके आप जाएं आप अपने हल्के में दोबारा लोगों के सामने निकल नहीं सकते। राजा रियाज भी आपके जो अपोजिशन लीडर थे, ये भी आपका एक अलमिया था आपके मुल्क में। ये अभी हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब पावर में आ गए तो ये होगा। आपको नहीं लगता कि जो पंजाब और केपी की उन्होंने हुकूमतें डिसॉल्व की थी, अगर वो ना करते तो उनके लिए हालात बेहतर होते? सर नहीं, देखें होने को कुछ भी हो सकता था। होने को ये भी हो सकता था कि उनके गुजरा आला ही फारिग हो जाते, या गुजरा आला ही मुकर जाते कि भाई कोई चीज़ नहीं। कितनी की देर एक आप असम्बली की मुद्दत निकाल सकते थे? साल एक कर लेते ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आपको इन दी एंड आपको डिसॉल्व करनी पड़ती। ना होता तो आप किसी अदालती हुक्मनामे के थ्रू वो फारिग हो जाते। तो ये गलती, आप नहीं समझते कि गलती थी खान साहब की? यार इसको आप दोनों पर्सपेक्टिव में कह सकते हैं ना, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। आप इसको गलत भी कह सकते हैं, आप इसको ठीक भी कह सकते हैं। अब अगर आप उनके जो इमरान खान साहब के चाहने वाले या फिर उनके काम करने वाले वो कहते हैं कि जी ये तो होना तो फिर भी था, होना तो फिर भी था, क्या पता कल को अदम एतमाद आ जाती, आधे बंदे बंद कर देते कहीं और कहते लो जी अदम एतमाद करा लो। इस पे एक और चीज़ ये भी थी कि जिस वक्त उनकी हुकूमत थी और वो जब उनको गोली लगी थी और वो एफआईआर कटवाना चाहते थे एक मेजर के खिलाफ, या मुझे भी मैं कंफर्म नहीं, तो वो एफआईआर भी नहीं कट रही थी। तो मतलब आपके पास पावर ही नहीं थी कि आप उसमें कोई काम कर सके। इसके बाद अब जो ये खान साहब के जो कारकुनान है, अब खान साहब ने ये भी कहा है कि जो उनसे दूर गए थे जैसे असद उमर, ये लोग, आपको इनमें से कोई इनकी पार्टी में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर बस वो अब कभी भी खान साहब उन पर रिलाय नहीं करेंगे या कोई ऐसे? क्योंकि असद उमर, उस्मान डार ये ऐसे थे जो कि शायद नजरियाती थे, लेकिन उनके साथ इतना कुछ हुआ कि वो नहीं बर्दाश्त कर देखिए अब ये बात की बात है इसमाइल, क्योंकि हर बंदे का टेम्परामेंट बर्दाश्त का अलग-अलग होता है। ठीक है, कुछ सह जाते हैं, कुछ नहीं सह पाते। ठीक है, अब वो वही बात है, किसी ने, हमाद अजहर साहब ने कहा था कि अगर होगा भी तो वो खान साहब देख लेंगे, वो उसके मुताबिक खान साहब के पास ही बंदा जाएगा और वो देखेंगे कि हाँ इसको मैं रखने के नहीं रखना। तो ये भी जज करना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि जाहिर है वो उनको बेहतर पता होगा, या फिर लोगों को बेहतर पता होगा कि भाई इसको रखना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। खान साहब की बदकिस्मती ये है कि हम उस दौर में पिटते रह गए कि भाई बुजदार क्या आपने लगाया। ठीक है, आप पूरा पंजाब आप उस मॉडल से कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे बैठूं, जिस तरह शरीफों ने करने की कोशिश की थी कि वो वफाक में बैठे हैं
गुलाम हैदर वाइनी को बैठाएं और अपना काम चलाते रहें। क्या हुआ, मंजूर वटू आया, यूं करके उनका काम खराब हो गया। उनको जागना चाहिए था अभी। अभी तो जाहिर सी बात है, कल को इस मुल्क में आपको पता है हर कोई चढ़ते सूरज की पूजा करता है। कल को जो इक़्तिदार में आएगा कहेंगे हाँ जी हम आपके पास आ रहे हैं, हम तो हैं ही आपके चाहने वाले। चलता आपको रहेगा। क्या लगता है वो कौन सा, क्योंकि जितना मैंने खान साहब की जो 2018 में गवर्नमेंट आई थी, वो जो हम सुना करते थे और पढ़ा भी करते थे कि ये 10 साल एक मंसूबे के तहत लाया गया कि ये आएंगे फिर फैज मीर आएंगे और उसके बाद ये 10 साल, वो जो एक पेज पे थे, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत कहा जा रहा था इसको, वो क्या हुआ कि वो एक पेज से इनके अख्तलाफात शुरू हो गए और इस सब कुछ, वो आपको क्या लगता है कि वो क्या अख्तलाफात थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या उन्होंने कुछ अपना करना चाहा, और रशिया का भी कहा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वो एक पेज से इतना हो गया कि नवाज शरीफ को वापस डाले? सर एक पेज कभी भी नहीं था, एक पेज कभी भी नहीं था। ये हमारी एक इल्यूजन थी कि भाई एक पेज है। आपको याद होगा कोविड के दिनों में कहा जाता है शहबाज शरीफ आ रहे हैं वापस। मैं उस टाइम पे भी कहा था कि इनकी बात चल रही है शहबाज शरीफ और मियाँ साहब की, वो तो शुरू से चल रही है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। देखें कभी भी ना, और ये हर दुनिया के मुल्क में होता है, एस्टैब्लिशमेंट हर बंदे से अपना अपना राब्ता रखती है, किसी ना किसी चैनल के थ्रू राब्ता बरकरार रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सियासी पार्टी से वो कट ऑफ कर दें। तो अब अगर ये आप कह रहे हैं ना कि वन पेज कभी भी नहीं होता, ये इस मुल्क की बदकिस्मती रही है। टसल चलती रहती है पावर की। कभी आप डॉन लीक्स की शक्ल में देख लेंगे, कभी आप साइफर की शक्ल में देख लेंगे। मैं वही बात करूँ ना, बुनियादी ढांचा आपका हिला हुआ है, आप उस पर जितनी मर्जी आप उसके ऊपर चमड़ी लगाते रहें, ढांचा तो अंदर से खराब है। एक चीज़ ये जो आपने भी एक्सपेक्ट की थी, मैंने भी की थी खान साहब से, जब हम उनको सपोर्ट करते थे और कहते थे कि यार एक नई फोर्स आई है, क्योंकि खान साहब एक नजरिया लेके चलते थे कि इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अवाम का वोट होना चाहिए, किसी के कंधों पर नहीं आना चाहिए। और जब उनसे, आपको एक याद होगा, एक शो हो रहा था नदीम मलिक का, उन्होंने कहा कि नवाज कहते थे कि मुझे, उन्होंने कहा कि बस आप जो है हाँ, उन्होंने कहा रिजाइन कर कि दें। वो कैसे कह सकते हैं मुझे, मैं एक वजीर आजम हूँ। उसके बाद उन्होंने वो चीज़ें खुद तस्लीम की कि यार वो जो काम नहीं करने देते थे, वो नैब बनाते थे, तो ये कर देते थे, केस बनाते थे, मुझे पता। तो आपको नहीं लगता कि वो जो नज़रिया था खान साहब का, वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो 3 साल जो हुकूमत की उसमें उन्होंने वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ की, और उसकी कीमत शायद वो अभी चुका रहे हैं, या अभी वो सीख चुके हैं, या आगे भी वो डील का इंतज़ार कर रहे हैं? देखें, अब ये जो बात है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना, जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आएगी, मैं वही कह रहा हूँ, ये अगर आप इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं कप की मिसाल दे रहा हूँ, सिस्टम और लोगों की बात करें, ये कप है, आप उसमें पानी डालेंगे वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा, दूसरे बर्तन में डालेंगे वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। सियासी निज़ाम भी यही करता है। आप उसमें पानी को जो है, जो उसके अंदर फ्लूइड है, आप उसको लोग कह लें, जो मटीरियल है, निज़ाम है, वो शक्ल देता है। ठीक है, मैं बार बार सियासी निज़ाम ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि ये काम होना था। ये इन दी एंड सबको नज़र आ रहा था कि ज़्यादा देर ये जो सोहेल वड़ाइच कहते थे ना कंपनी नहीं चलेगी, वाकई नहीं चलनी थी, ये नज़र आ रहा था। तो अब अगर आप ये बात करें कि उनको उनकी गलतियाँ, बिल्कुल उनकी गलतियाँ, हर देखिए कोई भी किसी का दौर जो होता है ना, कोई बिल्कुल परफेक्ट दौर नहीं होता। ये कहने की मिथ होती है कि भाई इसका दौर अच्छा है, ये वेलफेयर स्टेट, ना दुनिया में कोई 100% वेलफेयर स्टेट होती, करीब करीब तर होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन कोई इस तरह क्लेम कर दे कि यार मैं ये बिल्कुल ही सब ठीक कर दूंगा, कभी भी किसी दौर में नहीं होता। दूसरी बात ये कि अब गलतियां अगर आप देखी जाएं तो बेइंतहा, कोई शक नहीं इसमें, बेइंतहा किस्म की गलतियां। लेकिन मेरा ये शिकवा है कि लोग अक्सर कहते थे कि पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल रही। इनकी हुकूमत ने, जब पीडीएम की हुकूमत आई, मिफ्ता इस्माइल साहब ने ना वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान लहराया था, उसके अंदर वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहता है, मैं नहीं कहता कि 6.9% ग्रोथ हुई थी पाकिस्तान की जीडीपी की। ठीक है, वाहिद सिविलियन हुकूमत जिसके टाइम पे 6.9% ग्रोथ हुई, वरना डार साहब पे आईएमएफ इल्ज़ाम लगाता था फिगर्स मैनिपुलेट करता है, उसमें वो भी नहीं था। ठीक है, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो की, हाँ कई चीज़ें आपकी इफेक्ट भी हुई, कोविड भी आया, उसके देते हैं आप उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट। सबसे बड़ा आपका जो सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम था, हेल्थ कार्ड। ठीक है, अब कहने की बातें, अमेरिका में जाएं, पूछें जो लोग हैं उनसे पूछें हेल्थ कितनी महंगी चीज़ है, कौन अफोर्ड कर सकता है। मैं कह रहा हूँ अच्छी चीज़ें भी थी, बुरी चीज़, जिस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया मुल्क वो तो एक अलग चीज़ है ना, फॉरेन पॉलिसी तो एक टोटल डिबेट है। तो उसमें तो नो डाउट उनके 9 आउट ऑफ 10, वही मैं एक बात करूँगा, एक नंबर हमेशा, कोई परफेक्ट चीज़ नहीं को। होती है। तो यार इस तरह की मतलब चीज़ें जो है ना आपकी चलती रही हैं, अच्छी भी चली हैं, बुरी भी चली हैं, लेकिन मसला क्या है, अब आप अपने मीडिया का देख लें, लोगों के मुंह में माइक तो देते थे कि भाई बताओ महंगाई कितनी होगी, 3 रुपये 4 रुपये बढ़ती थी। आप उस टाइम इन्फ्लेशन का रेट उठा के देख लें, इस टाइम उठा के देख लें, उससे डबल नहीं है तो क्या है। अब मीडिया आपको नहीं नजर आता लोगों के आगे माइक करता हो कि भाई किस डिटाई से लोगों के आगे, वो मुंह के आगे माइक कर देते थे, बताओ महंगाई ने मारा नहीं तुम्हें,
और लोगों की ना मतलब एक तरह की साइकी बिल्ड कर दी थी। क्योंकि अब एक आम बंदा है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आम बंदा जाएगा अपने घर में, यार नौकरी से करके थक हार के आ गया, मेरे जैसा बंदा होगा, वो कहेगा बस ठीक है, पूरे दिन के कौन सोचे कि सोच में पड़े, टीवी ऑन करता है, देखता है हर तरफ डिप्रेशन है। वो नहीं देखेगा कि ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है, कोई चीज़ क्या कह रही है। जब उसकी जेब से हल्का हल्का 1 रुपया भी लगेगा ना, उसके जो दिमाग है ना, वो कहेगा नहीं वाकई कोई रोल है। इसमें जो हम साइफर की हमने बात की, इसमें इसी में आपको लगता है कि जो हम जो बात कर रहे हैं कि खान साहब की हुकूमत कैसे गिरी हुई पेज पे थे, बैरूनी मुदाखलत थी जो वो मौक़िफ़ पेश करते थे, और वो जो उसके बाद जो इंटरसेप्ट की तरफ से एक पब्लिश हुआ, जो जिसमें उसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि अगर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दी जाएगी। तो जो खान साहब का मौक़िफ़ था, क्योंकि शुरू में ये कहा जाता था कि जो मज़हब कार्ड है, ये अमेरिका कार्ड है, ये कार्ड ही खेला जा रहा है, उसके बाद वो कॉपी भी उनसे प्रूव हुई वो रिपोर्ट में। तो आपको लगता है कि ये था, और उनका ये कहना था खान साहब का कि मेरा रशिया जाना, यूक्रेन और उनकी जो वार शुरू हो गई थी, उस पर एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल जो मेरा ओपिनियन था, स्टेट का ओपिनियन था, उसके खिलाफ अमेरिका ने सब कुछ किया और मुझे निकाला गया। तो इसमें कितनी है? देखें, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं ना, हमेशा वो आलमी साम्राज्य की जकड़ में होती होती हैं, ठीक है। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हमारी, मैं बार बार जड़ों की तरफ इसलिए आ रहा हूँ कि आप जब गाड़ी चलाते हैं ना, मैं बार बार कहता हूँ हिस्ट्री की क्यों मैं बात करता हूँ, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार विदाउट अ बैक व्यू मिरर, ठीक है। आप माजी को जब तक नहीं देखेंगे आप आगे नहीं चल सकते। आप इसमें ये देखें कि कायद आज़म के बाद लियाकत अली खान को जब आता है दौरे का उधर से पैगाम सोवियत यूनियन से, जोसेफ स्टालिन लिखता है कि भाई हाँ आप भी इधर आए। वो किस तरह होता है कि आज़री एम्बेसडर आता है उधर, वो बात कर रहा होता है लियाकत अली खान, और बाकियों तक पैगाम पहुंचता है कि भाई मैं आपका रशिया में विजिट एंगेज कराता हूँ, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद लियाकत अली खान असैसिनेट हो जाते हैं लियाकत बाग में, ठीक है। पहली आपकी बुनियाद, मैं फॉरेन पॉलिसी की उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को नहीं मैं लेके चल रहा, मैं आपके सामने एक बात कर रहा हूँ। भुट्टो साहब की अब एक किताब है मिथ्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वो फिट होती है आज के दौर में, बिल्कुल फिट होती है। कि जब वो बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रगल थी ना, पहले एक एलियन डोमिनेशन के खिलाफ थी, अब आलमी साम्राज्य के खिलाफ है। उसने अपने स्ट्रगल जो सर्वाइवल है उसको बरकरार रखना है किसी ना किसी शक्ल में। तो वही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप देखें माजी में लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, खान साहब, और जाहिर सी बात है आप आलमी उठा के देख लें, जो जो चैलेंज करेगा। साइफर केस जब आया, मैंने कहा देखें उन्होंने जिन ताकतों ने, शाह फैसल, मोहम्मद कद्दाफी, उन्होंने कहा भाई ये क्या चीज़ें हैं, उन्होंने हटा दी। ऊपर से मुसलमान भी यहाँ एक दूसरे की कमर में छुरा घोंपने के सब तैयार बैठे होते हैं। हमारी ये भी बदकिस्मती है, तारीख है हमारी। तो अब उन्होंने करना था, और इसमें कोई दो राय नहीं। पहले सलीम कोई साहब, ऐसे काम आपको आपको है आपकी नॉलेज में जिससे वो इख्तलाफ रखते थे खान साहब से, जिनकी हम बात कर रहे देखें सर, आपकी प्रो वेस्ट अप्रोच जो रही थी, ख़ास तौर पे अयूब खान के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, जाहिर है आपके यहाँ अमेरिका को सूट करता है कि वहाँ पे जमहूरी हुकूमत ना हो, एक डिक्टेटर की हुकूमत हो। मुझे बताएं ना, अयूब खान ने जब वेस्टर्न ब्लॉक में किया, चले उनके, मैं डेकेड को इस बात पे माफ़ कर देता हूँ कि वाकई उन्होंने कुछ हद तक सही मानों में अमरीकी पैसे को चैनलाइज किया, मैं मानता हूँ। आप आ जाएं आगे ज़ियाउल हक साहब से। ज़ियाउल हक साहब ने कौन सी मजलिस शूरा से, कौन सी कौम से रेफरेंडम कराया था कि मुझे बताएं कि मैं इस जंग में पार्टिसिपेट करूं ना करूं। फ़र्द वाहिद का फैसला, और पूरी कौम आज तक वो जंग के असरात भुगत रही है, ज़ियाउल हक साहब का। मुशर्रफ साहब कहते हैं मुझे एक कॉल आई और उन्होंने कहा कि वी विल टेक यू बैक टू द स्टोन एजेस। किसने कहा था उनसे मशवरा, उन्होंने क्या कौम से लिया कि भाई देखो मुझे ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें पत्थर के दौर में धकेल देंगे? पूछा नहीं, फ़र्द वाहिद का फैसला जी, आ जाएं आप बेसिस ले लें। तो ये बदकिस्मती है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। हाँ वो जाहिर है नाराज़ था, अफ़गानिस्तान से जो एग्ज़िट उनका हुआ वो उनके लिए एक ह्यूमिलिएशन थी जो कि वो नहीं बर्दाश्त कर सके। उसका मलबा वो हम पे डालते रहे कि भाई आप लोगों ने किया है, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो भी आप कह लें। और फिर ये बातें भी चलती रही कि पाकिस्तान को कम्बोडिया खुदा ना खास्ता बना देंगे। तो एक ये ना हमारी साइकी में है बदकिस्मती से, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ग्रूमिंग इस तरह होती है हर एक इदारे में कि वो गोरी चमड़ी देखता ना, वो कहता है इस्लाम है, तुमसे आगे कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप अभी किसी सरकारी दफ्तर चले जाएं, आप, मैं बार बार एक बात करता हूँ, आप देखें ना, या 5 स्टार होटल चले जाएं, आपने अक्सर लोग देखे होंगे जिनने पगड़ियाँ पहनी होती हैं, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, शेरवानी होती है। कहाँ से था? टीपू सुल्तान को ह्यूमिलिएट करने के लिए अंग्रेज़ों ने सामने पहना दी अपने नौकरों को। आज तक ये लेगेसी चल रही है। आपको इससे बड़ी क्या सबूत चाहिए, आप इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि आप जो है आलमी साम्राज्य की जकड़ में?
आप बस तस्लीम नहीं करते, आपने बस दिखाया हुआ कि नहीं हम जिंदा कौम है और हम एक आज़ाद कौम है। इसके साथ साथ इस वक्त जो बड़ा इशू ये भी चल रहा है, इलेक्शन का तो चल रहा है, बलूचिस्तान का भी इशू चल रहा है, ये मारन बलोच का पूरा हुआ है। ना तो उनको हम वोटिंग के राइट्स सही से, क्योंकि पंजाब को आप सारी प्रायोरिटीज दे देते हो, हुकूमत उधर की बनती है, प्रायोरिटी सारी पंजाब की तरफ चली जाती है, गैस वहाँ से निकलती है, उनके पास गैस नहीं है, वो लकड़ियाँ जला रहे हैं, वाह कि उनको यहाँ पे आना पड़ता है और तब जाके मीडिया को उनकी बात करनी पड़ती है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हम क्यों उन पे एक बड़े बड़े प्रोग्राम होते हुए नहीं देखते इस मुल्क में? इस्माइल देखें, बात यह है कि मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। एक सेक्युलर पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं, एक मजहबी पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं। सेक्युलर पर्सपेक्टिव में ये है कि आपने इस मुल्क का CNIC होल्डर है, आप हैं, मैं हूँ, बाकी लोग हैं, ठीक है, ख्वाह वो किसी भी सूबे से, उन्होंने आपके मुल्क का CNIC उठाया हुआ है। वो आप पर एक फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने उस भाई की मदद करें, क्योंकि आप दोनों ने एक सेम नेशनलिटी होल्ड की हुई है और वो आपकी टेरिटरी, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, उसके अंदर रह रहा है, जो आपसे अपने हकूक़ मांग रहा है। पहली बात तो ये, ठीक है। मजहबी अगर आपने देखना है, मुसलमान जो है एक जिस्म की मानंद है, ठीक है, एक हिस्से को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म तकलीफ में जाएगा। अमली हम नहीं करते, बदकिस्मती है, दोनों पर्सपेक्टिव में नहीं करते। तो मैं यही बात करूंगा कि देखें, हमने इन दोनों पर्सपेक्टिव में आपको जो अच्छा लगता है आप उन दोनों की बुनियाद पर उठा के देख लें। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इस चीज़ को कि आप उसके लिए आवाज़ ना उठाएं उन लोगों के लिए। और हमारी तारीख रही है बदकिस्मती से, बलूचिस्तान की ख़ास तौर पे फ्रंटियर और वो जो आपके कबायली इलाके हैं उन पे तो ड्रोन दहशतगर्दी, वो तो एक जुल्म की एक अलग दास्तान है। ये जो बलोचों के साथ हुआ है, अब आप अयूब खान के दौर में देख लें, बूढ़े बलोच सरदार गए पहाड़ों पे अपने हकूक मांगने के लिए, उन्हें कहा गया, कुरान पाक पर हल्फ दिया गया कि हाँ आप नीचे आएँ, हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। नीचे आते हैं, बेटों के सामने उनको फांसी पे लगा दिया जाता है। ये तो आपके यहाँ होता आ रहा है इतने टाइम से। और जाहिर है कि एक आपने जो इंसर्जेंसी है, मैं उसको बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फैक्टर नहीं है, BLA और वो बाकी सब वो है, लेकिन अगर आप वो नहीं देखेंगे कि उसको जनरेट किस चीज़ ने किया, कौन से फैक्टर्स थे। आप मुझे बताएं, कोई पैदाइशी बंदा नहीं होता कि वो कह के मैं मुल्क के मुखालिफ खड़ा हो जाऊँ। आपके यहाँ मिसाल है अकबर बुगटी की, आपके मुल्क में मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा जो प्रोपोनेंट था वो अकबर बुगटी थे। उनके बारे में मशहूर है कि वो बंदा किसी के आगे झुकता नहीं था, ठीक है, ऐसे यूं बाजू आगे कर देते थे। वाहिद बंदा जिसके आगे अकबर बुगटी झुका और जिसने बताया भी खुद, वो मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है। वो जितने बलोच सरदार नवाब जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बुनियाद में अपना किरदार अदा किया, एंड पे हम सब ने कहा कि चलो बेटा तुम साइड पे, तुम सब गद्दार हो, ठीक है, गद्दारी का सर्टिफिकेट आम हो गया। वो तो फातिमा जिन्ना को भी मिल गया। रह गई बात इस्माइल, देखें पंजाब की, तो इस्तेसाल इस मुल्क में ना हर एक का होता रहा, हर एक का किसी न किसी तरह, हर CNIC होल्डर के, हर सूबे के बंदे के, हर डिस्ट्रिक्ट के बंदे के ऐसे ऐसे मसाइल हैं जो हमें नहीं पता, ठीक है। हर एक के प्रॉब्लम्स रहता है। नो डाउट आपका जो इलाका जो KPK में आ जाते हैं, फाटा जो पहले कहा जाता था, आपके बलूचिस्तान में वो मसाइल नो डाउट ज़्यादा ज़रूरी है, उनको प्रायोरिटी पे रखा जाए। और मुझे इस प्रोटेस्ट में एक बात अच्छी लगी कि शुक्र है कि बाकी सूबे के लोगों को भी रियलाइजेशन हुई। और पहली दफ़ा मैंने देखा लाहौर में मारंग के हक में रैलियाँ निकली, इधर इस्लामाबाद के लोगों ने उनको वेलकम किया, उनके लिए खाना वगैरह लेके आए। तो इट्स अ गुड गुड जेस्चर कि किसी ना किसी तरह हमारे यहाँ लोगों को भी रियलाइजेशन हुई कि भाई जो उनकी मुश्किलात हैं, जो वो बता रहे हैं, वो जब आप हम सब पर आई तो हमें पता लगा कि नहीं भाई ऐसे भी होता है इस मुल्क में। इसमें एक और बात ये है कि जो भी इस मुल्क का अपना हक मांगता है, मतलब अगर पश्तून उठ के अपना हक मांगता है, बलूची अपना हक मांगता है, तो एक टाइटल उसको दिया जाता है कि ये तो इंडिया एजेंट है, या ये कोई दहशत गर्द है, या ये कोई इस तरह की चीज़ है। ये जो फैक्ट्री हमने बनाई हुई है कायद आज़म से लेके, फिर फातिमा जिन्ना से लेके, फिर मिसालें दी हुई है, ये फैक्ट्री कब ख़त्म होगी? मतलब अगर वो कह रहे हैं कि यार मेरे लोगों को मत मारो, तो वो दहशतगर्द हो जाता है। ये फैक्ट्री सर तभी ख़त्म होगी जब इस मुल्क में अदलिया जो है ना, वो कहेगी कि भाई मेरे अलावा कोई किसी को गद्दार नहीं कह सकता, मैं हूँ, मेरे यहाँ पे होते इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं होगी, जो गद्दार होगा मैं बेशक उसको फांसी दूँ, रूल ऑफ लॉ के तहत। अगर उसने गलत काम किया बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। मैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो इस्लाम में है, मैं इस्लाम में भी है, वैसे भी इंसानी हकूक़ आप उठा के देख लें, कहीं किसी किसी पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे देखें, मैं इसमें बलूचिस्तान का जो मसला गंभीर हो रहा है, और बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग उसको फिर भी इग्नोर किए जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल आपका इग्नोर करता है कि जी, वो खातून जाके उठ के उनसे पूछती हैं कि जी आप BLA को कंडेम करती हैं, बाद ठीक में है, पूछती है। ठीक है। अब
आप मतलब शर्म करें, आप क्या बंदा उनको बोले कि अगर आपको नई प्रॉब्लम का पता, उस प्रॉब्लम का या आप समझना नहीं चाह रही, तो आप ज़रा कम से कम कोई अपनी ज़बान, अपना सवाल कोई अच्छे अंदाज में पैराफ्रेज कर लें। अब वो बेचारी आई हुई है, इतने दिनों से वो लोग बैठे, बुजुर्ग लोग, उसमें माएँ बहनें, मुझे बताएं किसको शौक है इतना इस्लामाबाद में आके इस ठंड में बैठने का? ठीक है। और फंडेड की बात है, मैं वही आपको कह रहा हूँ, आप पोस्टर उठा के देख लें, अयूब खान के दौर में फातिमा जिन्ना का पानी का बिल नहीं दिया, बंद करो। ठीक है। उनके साथ जो कहते हैं कि आज तक बात चलती है कि भाई उनकी जो डेड बॉडी है उसकी पोस्टमार्टम होना चाहिए था, वो एक अलग डिबेट है। आपके कायद आजम की एम्बुलेंस बंद कर दी जाती है, बैठे बैठे मतलब इस मुल्क में क्या नहीं हुआ। ठीक है, ज़ियाउल हक होता है, उसका त्यारा तबाह कर दिया जाता है, भुट्टो होता है फांसी पे चढ़ जाता है। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ दिस कि ना कोई किसी को समझने को तैयार था, ना सुनने को तैयार था। गुड फॉर अस कि हम लोगों को रियलाइज़ हुआ, लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई। मैंने देखा हर सूबे से तकरीबन उसके लिए आवाज़ उठी, पंजाब से भी बहुत उठी, तो बहुत अच्छी बात है। और ये इसी को अवेयरनेस कहते हैं, इसी को नेशन स्टेट कहते हैं कि जब आपके जो प्रोविंसेस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, या आपकी जो स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाती हैं और कहती हैं कि हाँ तुम्हारा मसला मेरा मसला। आप जर्मनी की उठा के देख लें, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी क्या था पहले, जब उसे वॉल बर्लिन गिरी है, आपको पता लगा कौम इस तरह बनती है। उन्होंने कहा नहीं, इनको हमसे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इनके लिए हम अपने रिसोर्सेज सेक्रीफाइस करेंगे। आप सुई की बात करते हैं, सुई मेरे घर में आती है, उस बलोच का क्या कसूर है जो लकड़ियाँ जला के करता है? ठीक है, आप टेक्सास उठा के देख लें, अमेरिका में जब तेल निकला सबसे ज़्यादा अमीर लोग वहाँ के हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज जो थे, उनका भाई पहले हक उन लोगों का जिनको मिल रहा है, बाद में बाकी सबका। तो द सेम गोज़ फॉर एवरी प्रोविंस। मैं हर चीज़ में वही कह रहा हूँ कि देखें, कोई पंजाब अपना पानी, एक्स्ट्रा पानी हर सूबे को देता है, वो एक अलहदा आपके यहाँ डिबेट है। अब आटा, गंदम और वो बाकी चीज़ें में वो भी है। हर प्रोविंस जो है ना, फेडरेशन इसी तरह चलती है। मसला ये आता है कि जब आप बुनियादी हकूक़ किसी के सल्व कर दें और जो राइट टू लिव है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आप वो ना प्रोवाइड करें और एंड पे पिटें कि नहीं जी वो जो आए हैं प्रोटेस्ट करने वाले वो गद्दार हैं। क्या बात ये करें? तो सारे हमें समझ आती है कि ये हो रहा है, लेकिन ये एक ही सूबे के साथ क्यों होता है? मतलब इसकी वजह क्या है? मतलब ये कोई क्यों करेगा? किसी निहत्थे को क्यों कोई मारेगा? ये क्यों होता सर देखें, हर सूबे के साथ नहीं होता, एक सूबे के साथ नहीं है। बलूचिस्तान मैंने आपको जिक्र कर दिया, ये जो सारी आपके सामने तमहीद बांधी अयूब के दौर से। आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें। ठीक है, 75 साल से वो लोग कह रहे हैं भाई कुछ तो हमारा कर दो, हमें ये सूबा बना लो, आर्जी सूबा बना लो, कुछ कर लो। गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपसे खफा अलहदा। ठीक है। आप उधर चले जाएं, इसी तरह पंजाब के अंदर साउथ पंजाब, दूसरा पंजाब, उसमें फ़र्क। ठीक है, लाहौर की बात करते हैं कि जो लाहौर पे रूल करता है पूरे पाकिस्तान पे करता है। ठीक है, तो जो है ना एहसास महरूमी, वो हर जगह किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। मुझे हर वो बंदा उतना ही अजीज़ है, मुझे वो बलोच जिसका एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर हुआ वो उतना ही अजीज़ है जितना उसमें निहत्थे पंजाब के लोग बलोचिस्तान में कत्ल होते हैं। मुझे दोनों उतने अजीज़ हैं और दोनों के लिए इंसाफ होना चाहिए। क्यों देखना चाहिए कि भाई क्या नौबत आ गई कि लोग आपके इस तरह खिलाफ हो गए उठ के। ठीक है। और है? पंजाब और बलोचियों को लड़ाने वाली फोर्स भी तो एक ही है। बिल्कुल है, ये एक ही उस है। फोर्स को हमें देखना होगा कि यार वो क्यों इनको आपस में। अभी आप देखें, जब उनका धरना बैठा तो आगे आपने एक और धरना इस्टेब्लिश करवा दिया, एक सर्कस लगा दी और क्या इंतशार फैला दिया। तो आप ये लोगों को आपस में लड़वाते हैं, आप ही लोगों को आपस में करते हैं, फिर कहते हैं जी बलोची ने पंजाबी को कत्ल कर दिया, पंजाबी ने बलोची को कत्ल कर दिया। तो ये सिस्टम क्यों नहीं खत्म हो सकता? कि मतलब वो फोर्स को क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया जाता? हम हमेशा ये शख्सियात फोर्स को आइडेंटिफाई करें, उसको अकाउंटेबल करें। मेरा ख्याल है लोगों को आइडेंटिफाई हो चुका है। लेकिन वो चीज़ जो कि चले 9 मई पे आते हैं, आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ, अब वो जो एक इनकलाब की हम कहते थे कि जाग गई है, वो फिर से सो गई है। सर देखें 9 मई 9 मई, अच्छा इसको रिफ्रेश करते हैं, 9 मई पीटीआई ने ही किया था या उसके अंदर कोई? मैं देखें एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान में फ़ौज है तो पाकिस्तान की सरहदें महफूज है। मैं उस थ्योरी को आप बेशक साइड पे रख दें, जो हाँ इंटरनल इश्यूज हैं वो हैं। आप मिसाल ले लें, हमारा एक अभी रिसेंटली एक डिस्प्यूट हुआ एक मुल्क के साथ जो कि नहीं होना चाहिए था, उसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं वही बात करूँगा, जो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हो रहा है दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। हाँ अलबत्ता कोई बाहर से कोई पावर आएगी और मेरे इस मुल्क की सॉवरेनिटी को देखेगी तो मैं तो जाहिर सी बात है मैं कहूँगा क्यों नहीं, मेरी मेरी फौज खड़ी हो, कोई मसला नहीं। अब मैं आपको कोई इस्माइल एक बात करनी थी कि देखें बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में आपका क्यों जो स्ट्रेटेजिक फेलियर है, हम कहते हैं कि फौज परफॉर्म नहीं कर सकी, क्यों हुआ है? और वो क्यों हुआ है? वो इस वजह से हुआ है कि आपका पॉलिटिकल वैक्यूम था। आपके यहाँ जो थी अवाम आपके साथ नहीं थी।
अवाम ने कहा कि भाई भाड़ में जाए, हमारी तरफ से हमें हमारे हकूक नहीं मिले, जिसने जो आना करे। ठीक है, मुफ्ती बानी बनी, क्यों बनी? क्योंकि आपने बंगाली जो कि एक मेजॉरिटी में थे, दुनिया की तारीख में शायद हुआ हो कि जो माइनॉरिटी है उसने अपनी जान छुड़ाई है अक्सरियत से। मतलब हम लोग अकलियत में थे, हमने कहा नहीं भाई आप जाएं, आप अपना अलहदा मामला सेटल करें। ठीक है, क्या कहते थे? ये बंगाली मछली खाने वाले, इनको क्या पता। आज जाके देखें साउथ एशिया की लीडिंग इकोनॉमीज में से एक है। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये कि लोगों में ना, अगर जब तक ये जो रेसिज्म है, जो कि शुक्र है अब कम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, होना चाहिए था। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इस मुल्क में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, बिल्कुल उसकी मुखालफत करनी चाहिए। लेकिन आपने भी कानून के दायरे में रह के करना है, दूसरे ने भी करना है। जब तक दोनों लोग कानून का ना रियासत एहतराम करेगी ना लोग करेंगे, तो केओस है जो आपके सामने है। आखिर में पॉलिटिशियंस की बात करते हैं। हमने ये वक्त नवाज शरीफ पे आते हुए भी देखा, बहुत से पॉलिटिशियंस पे आते हुए देखा, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जब खान साहब पे वक्त आया तो अपने साथ वो सब चीज़ें लेके चले जो कि पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती थी। अपने साथ एक मीडिया लेके चले, अपने साथ अपने सपोर्टर्स लेके चले। क्योंकि जब नवाज शरीफ के साथ ही आया था तो मैं देखा करता था कि दीवारों पर लिखा होता था वो नवाज, वो एक माइंड ही आपका बिल्कुल शिफ्ट कर दिया था, और अभी तक वो चल रहा है। तो लेकिन खान साहब ने वो अपनी एक जो पावर थी, अपनी पॉपुलैरिटी थी, वो अपने साथ लेके चले। तो खान साहब में ऐसा क्या डिफरेंस है इन सब बाकी पॉलिटिशियन से कि वो अभी तक उस पॉपुलैरिटी पे बैठे हुए हैं? उसकी एक बुनियादी वजह वो है इनकरप्टेबिलिटी, जो कि नहीं साबित कर सके, सीधी जो बात है। अब जब नवाज शरीफ को हटाया गया, किसी और को हटाया जाता था, तो हमें यही भाषण दिया जाता था कि भाई ये करप्ट है, एंड राइटली सो। इन लोगों के कारनामे इंटरनेशनल मैगजीन्स उस चीज़ों की गवाह है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, कई चीज़ों पे बिल्कुल इनकी थी। बार बार मैं एम्फेसाइज इसी चीज़ पे कर रहा हूँ, एक एतमाद था लोगों का कि भाई ये इनकरप्टेबल बंदा है। अब कायद आज़म की बारी क्या था, वो बैठे होते थे अंग्रेज़ी में खिताब कर रहे होते थे, उधर पश्तून पेशावर में बैठे होते थे, उनसे कहा भाई आपको समझ आ रही हो? कहते नहीं, जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है, सच कह रहा है। आपका मुखालिफ भी आपकी क्रेडिबिलिटी माने। गांधी कहता था ही इज़ इनकरप्टेबल। ठीक है, तो मैं बात वो कर रहा हूँ कि एक लीडर की जब हो जाती है ना, इंटेग्रिटी प्रूव हो जाती है, फिर आप उसके ऊपर जो मर्जी केसेस लगाएं, जो मर्जी करें, उसकी इनकरप्टेबिलिटी अवाम के सामने है। अब आप तोशा खाना का एक मजाक ले लें, घड़ी बेची है और घड़ी को अल्लाह माफ़ करे वो जोकर उठ के उसने उसको चूमा और बोसा दिया कि खाना काबा की। अब मुझे बताए ना, इन लोगों से बंदा पूछे 10,000 डेकोरेशन पीसेस बने जिन पे इस तरह की है, उससे वो ड्रामा एक मजहबी कार्ड खेलने की तरीके वाले इनकी वारदातें होती हैं। खैर, अब आपने एक घड़ी के ऊपर तो एक बंदे को रगड़ दिया। तोशा खाना से जिन लोगों ने गाड़ियां मंगवाई, BMWs मंगवाई, और जो केस जितने की वो घड़ी नहीं उतने उससे अरब। ठीक है, ठीक है, उससे बड़ी की आपने मतलब जो घड़ी थी उसकी उतनी कीमत नहीं थी जितने के बड़े आपने केसेस उन पे चिपका दिए हैं। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी बनी है जिसका अब तक क्लियर नहीं है कि वो उसमें क्या था अलकादिर का, आपने उस पर चिपका दिया कि नहीं ये इसने किया, जिसमें आप प्रूव नहीं कर सके डायरेक्ट नेक्सस। मैं वही बात कर रहा हूँ, व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट इज़ कि वो उस बंदे की इनकरप्टेबिलिटी है, आपके सामने है कि एक तो उस बंदे ने आपकी वो जो फॉरेन पॉलिसी, ऑब्वियसली वो तो एक चीज़ थी जिसने लोगों को कहा कि भाई उस बंदे ने अक़वाम आलम में इस्लाम की बात की, वो एक बात बिल्कुल है। लेकिन बुनियादी जो बात है, एक बंदे की इंटेग्रिटी जब प्रूव होती है, जब वो इनकरप्टेबल होता है। अब लोग कहेंगे जी उसका माजी ज़ाती ज़िंदगी, ज़ाती आपकी और चीज़ होती है, फाइनेंशियल करप्शन आपकी और चीज़ होती है। हमारी बदकिस्मती है, लोग कहते हैं सादिक और अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने अंबिया की सुन्नत ही अमल दरामद करनी है। मॉरली हम में से कोई भी अंबिया के करीब भी नहीं आ सकता, हम उनके पाँव की खाक भी नहीं है। फाइनेंशियली यार मेरी बात सुनिए, यूरोप में इतने मुल्क हैं, उधर फाइनेंशियल करप्शन, उधर का बंदा जो मर्जी जाती ज़िंदगी में करे, लोगों को उसमें दिलचस्पी नहीं होती। डेविड कैमरॉन की एग्जांपल ले लें, वो बरतानिया का पीएम था, पैनामा में उसका भी नाम आया, उस बंदे के खाते भी क्लियर हो गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा तू चल छुट्टी कर, तेरे पे एक थोड़ा सा दाग धब्बा लग गया। वो जा सकता है, ये लोग किस खेत की मूली हैं? ये इन लोगों को क्या मसला था? यही है। और दूसरा ये कि लोगों ने आजमा चुके थे इन लोगों को कई दफ़ा, पीपीपी और नून को। टू पार्टी सिस्टम टूट चुका था आपके मुल्क में, लोग अक चुके थे इन लोगों से। और देखें, मैं जमहूरियत को जमहूरियत नहीं कहता, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डेमोक्रेसी है। ठीक है, STD है एक तरह की आपके मुल्क के लिए। उठा जरदारी साहब उठे, बिलावल अगला, क्यों भाई? क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पोता है। मतलब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं भुट्टो की। अगर आपने पैरोडी करानी है, बिलावल साहब को आगे बैठा दें। यार एक बंदा जो जिसने शाहनवाज भुट्टो का बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसकी मतलब चाम था, कैरिज्मा था, जिसके काम थे, एक जिसे कहते हैं
एकेडमिक लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे एक वो बंदा था, वो एक कहलाता कैलिबर था, जो सेल्फ मेड आदमी था अपने तरीके से। इसने ज़िंदगी में एक नौकरी नहीं की। वो कल कहता है कि नौजवानों को हम तरीका बताएंगे कि जी सीवी अपनी किस तरह बनाते हैं। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आखिर में बस, कि ये एक तो ये सारे पॉइंट्स, एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि वो अकेला था, सियासत शुरू की थी, हाँ इलेक्टेबल्स मिले थे, लेकिन उसका मौक़िफ़ पहले से यही था कि ये दो पार्टीज जो है, और आज भी वो उन्हीं मौक़िफ़ पे, बल्कि ये दो पार्टीज है, वो जो एक वन वर्सेस ऑल की एक सिंपैथी गेन होती है ना, वो भी खान साहब को बहुत मिली, और वो उस पर डटे भी रहे, अकेले इन सबका मुकाबला भी करते रहे। अब जो ये आखिर में इलेक्शन थे, बस ये आखिरी के मैं इन इलेक्शंस को डेमोक्रेसी वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट का या डिक्टेटरशिप का देता हूँ, कि यार ये डेमोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट की जंग है आपस में ना। आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब जीत गए तो डेमोक्रेसी जीतेगी, या फिर आपको लगेगा कि कोई डील हो गई? देखें, डील तो नहीं हुई, इसको मैं डील नहीं कहूँगा, क्योंकि डील अगर कोई बंदा इलेक्शन जीत जाता है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो डील हुई है, क्या हुआ है, या आपके सामने एक इल्यूजन है कि जी नहीं वो पीछे से कंट्रोल कर रहे थे। नहीं, मैं इस्माइल इस इलेक्शन को जंग कहूँगा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करने की, ठीक है, और लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कि भाई रियासत जो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो अवाम और स्टेट का आपस में आइन है, जिसकी बालादस्ती के लिए आपने काम करना है। तो मैं इसको इलेक्शन को रूल ऑफ लॉ का कहूँगा, ना इस्टेब्लिशमेंट ना पीटीआई वगैरह, ये तो लंबी कहानी है, छोटी मोटी 8 से 12 की खबरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आप थैंक आए, यू। आपने अपना वक्त दिया, और ये सारी डिस्कशन थी। कल को खान साहब बाहर आ जाएंगे, नवाज शरीफ, इमरान खान फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन आपने अपना फ़र्ज़ जो है वोटिंग का वो पूरा करना है। इस बार मेरा जो ओपिनियन है, मेरी जो इल्तिजा है इस आवाम से, ये है कि वोट किसी शख्सियात को मत दीजिए, बल्कि दो चीज़ों को दीजिए, एक सिविलियन सुप्रीमेसी को और डेमोक्रेसी को, क्योंकि जब तक ये इस मुल्क में स्ट्रांग नहीं होगी, आप स्ट्रांग नहीं होंगे। तो वोट डालिए और इन दो चीज़ों